बसु ने क्यों की आत्महत्या? हीथ्रो हवाई अड्डे पर अपने इकलौते बेटे संभव के साथ एक भारतीय लड़की को देखकर मैं चौंक गई। कौन होगी यह लड़की? संभव की सहकर्मी या उसकी मंगेतर, जिसका जिक्र वह मुझसे ईमेल या फोन पर अक्सर किया करता था। यहां पर भी तो कई भारतीय परिवार बसे हैं। मेरी उत्सुकता संभव की नजरों से छिप नहीं पाई थी। उस लड़की से हमारा परिचय करवाते हुए उसने सिर्फ इतना ही बताया कि उसका नाम मुस्कान है, संभव की फर्म में ही कंप्यूटर इंजीनियर है। मुस्कान का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। गोरा रंग, तीखे नैननक्श, लंबी छरहरी काया, बेहद सादे लिबास में भी गजब की आकर्षक लग रही थी। सामान आदि कार में रखवाकर संभव दफ्तर के लिए निकल गया। दफ्तर में उसकी महत्वपूर्ण मीटिंग थी, जिसमें उसकी मौजूदगी अनिवार्य थी। मुस्कान ने हमें संभव की कार में बैठाया। हवाई अड्डे से घर तक जितने भी दर्शनीय स्थल थे, उनसे वह हमारा परिचय करवाती जा रही थी। मैं उसके हाव भाव, बात करने के अंदाज को तोल रही थी। अतुल भी शायद यही सब आंक रहे थे। घर पहुंचकर मुस्कान ने चाय नाश्ता बनाया। ऐसा लगा वह यहां यदाकदा आती रहती है। तभी तो उसके व्यवहार में जरा सा भी अजनबीपन नहीं झलक रहा था। उसके बाद उसने खाना बनाया। आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित रसोई में खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात थी हमारी पसंद का भोजन। उसके हाथों का बना शुद्ध भारतीय भोजन खाकर मन प्रसन्न हो उठा। मैंने उससे पूछा, बेटी, तुम्हारा जन्म यहीं हुआ है या कुछ समय पहले ही यहां आई हो? जी नहीं, मेरा बचपन यहीं बीता है। यही पढ़ी लिखी हूं, तो फिर यह पाक कला मां ने सिखाई होगी। मैंने पूछा, जी नहीं, मुझे यह सब संभव ने सिखाया है। उन्होंने ही मुझे भारतीय मान मर्यादा व संस्कारों से परिचित कराया है। संभव का नाम लेते ही उसके कपोलों पर रक्तिमाभा फैल गई। हमें यह समझते देर नहीं लगी कि मुस्कान ही हमारी होने वाली बहू है। उसके बाद कितनी देर तक वह हमसे भारतीय संस्कृति और परंपराओं के बारे में पूछती रही। कुछ देर तक औपचारिक से प्रसंग छिड़ते रहे। उसके बाद उसने जाने की अनुमति ली, क्योंकि उसे भी दफ्तर जाना था। मुस्कान के जाने के बाद कितनी देर तक मैं और अतुल उसी के विषय में बातें करते रहे। पिछले 1 वर्ष से मैं और अतुल लगातार संभव को विवाह करने के लिए विवश करते आ रहे थे। कई संपन्न घरों के प्रस्ताव हमें ठुकारने पड़े थे। हजारों मील दूर अकेले संभव के विषय में मैं जब भी सोचती परेशान हो उठती। ऐसा लगता एक बार उसका घर बस जाए, फिर हम चैन से रह सकेंगे। अब विवाह न करने का कोई कारण भी तो नहीं था। उसने बंगले से लेकर मोटर गाड़ी तक सभी सुख सुविधाओं के साधन जुटा लिए थे। हजारों डॉलर का बैंक बैलेंस था। पिछली बार जब संभव ने अपनी मंगेतर का जिक्र मुंह से किया था, तो ऐसा महसूस हुआ था जैसे बहुत भारी दायित्व हमारे ऊपर से उतर गया है। अतुल को भी मैंने मना लिया था कि चाहे संभव की प्रेमिका ब्रिटेन मूल की ही हो, हम इस रिश्ते को सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। इधर उधर की बातों के बीच यह तय किया गया कि विवाह बेहद सादे तरीके और भारतीय परंपरा के अनुसार ही होगा। विवाह की तारीख अगले सप्ताह तय की गई। फिर हम सब घर लौट आए। घर पहुंचकर अतुल और संभव बहुत खुश थे। अतुल को मनचाहे समधि मिले थे और संभव को मनपसंद जीवन साथी। दोनों के मन की मुराद पूरी हो गई थी, लेकिन मुस्कान मेरे लिए एक पहेली सी बन गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पुराने संबंधों पर नए रिश्तों की जिल्द चढ़ने वाली हो, पर उन संबंधों का संपर्क सूत्र हाथ नहीं आ रहा था। उस गुत्थी को सुलझाने के लिए मेरा शुभेंदु से मिलना बेहद जरूरी था, पर कहीं कोई अप्रासंगिक तथ्य सामने न आ जाए, इसलिए अगले दिन मैं अकेली ही उनके घर पहुंच गई। मुझे यूं अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के अपने घर पर देखकर शुभेंदु अचरज में पड़ गए। राजेश और महेश अपनी अपनी पत्नी को लेकर काम पर निकल गए थे, इसीलिए मुझे अपने मन की बात कहने के लिए विशेष भूमिका नहीं बांधनी पड़ी। बातचीत को लंबा न खींचकर मैंने शुभेंदु से मुस्कान के बारे में प्रश्न किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुस्कान उनकी गोद ली हुई बेटी है। ये बात तो मैं भी जानती थी, पर किसकी बेटी है? मैं यह जानना चाह रही थी। मुस्कान बसु की बेटी है, बसु और रवि। उन्होंने नजरें नीची करके बताया, तो ऐसा लगा मानो एक साथ कई हथौड़ों ने मेरे सिर पर प्रहार कर दिया हो। सब कुछ तो सामने था, उजली धूप सा। कुछ देर के लिए हम दोनों के बीच मौन सा छा गया। शुभेंदु ने धीमे स्वर में अपनी बात कही, तुम जानती हो,
बसु ने रवि की हत्या करके खुद भी नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली थी। इस बच्ची को पुलिस अपने साथ ले गई और नारी सेवा सदन में डाल दिया। ऐसे बच्चों का आश्रय स्थल ये अनाथ आश्रम ही तो होते हैं। समझ में नहीं आता इस पूरी वारदात में मुस्कान का क्या दोष था। मैं अनाथ आश्रम संचालक से बातचीत करके मुस्कान को अपने घर ले आया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर शुभेंदु ने मुझे आश्वस्त किया, चारू, मुस्कान की रगों में मेरा खून प्रवाहित नहीं हो रहा है, पर उसमें मेरे ही संस्कार है। वह मेरी देखरेख में पली है। उसके अंदर तुम्हें अंग्रेजी और हिंदू संस्कृति का सम्मिश्रण मिलेगा। संभव और मुस्कान का विवाह दो संस्कृतियों, दो विचारधाराओं का सम्मिश्रण होगा। मुझे पूरा विश्वास है मुस्कान एक आदर्श बहू और पत्नी साबित होगी। मैंने पुनः प्रश्न किया, मुस्कान को यह सब मालूम है? नहीं। शुरू में मुस्कान हर समय डरी सहमी रहती थी। उसने अपनी आंखों के सामने हत्या और अगले ही दिन मां की मौत देखी थी। वह कई बार रात में भी चिल्लाने लगती थी। उसके मन से उस भयानक दृश्य को मिटाने में मुझे काफी परिश्रम करना पड़ा था। इसीलिए पहले मैंने शहर छोड़ा और फिर देश, लंदन में आकर बस गया। नन्हे बच्चों का दिल स्लेट सा होता है, जरा सो पोंछ दो तो सब कुछ मिट जाता है। उसके बाद वे नन्ही मुस्कान की कई तस्वीरें ले आए, जिनसे स्पष्ट हो गया कि मुस्कान बसु की ही बेटी है। घटनाएं यूं क्रम बदलेंगी, किसने सोचा था। उस रात मैं सो नहीं पाई थी। मन परत दर परत अतीत में विचर रहा था। बसु मेरी आंखों के सामने उपस्थित हो गई थी, जिसके साथ मेरा संबंध सगी बहन से भी बढ़कर था। 30 वर्ष पूर्व बसु मां के पास मकान किराए पर लेने आई थी। साथ में शुभेंदु भी थे। वह सुंदर थी, स्मार्ट थी, मृदुभाषिणी इतनी कि किसी को भी अपना बना ले। शुभेंदु सिविल इंजीनियर थे, स्वभाव से सहज सरल थे और सलीकेदार भी थे। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद पुरानी जान पहचान भी निकल आई तो मां पूरी तरह आश्वस्त हो गई थी और मकान का पिछला हिस्सा उन्होंने किराए पर दे दिया था। शुभेंदु सुबह 8 बजे दफ्तर के लिए निकलते तो शाम 8 बजे से पहले नहीं लौटते थे। बसु अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजकर हमारे घर आ जाती थी। मां से पाक कला के गुण सीखती, नए नए डिजाइन के स्वेटर बनाना सीखती। बसु कुछ ही दिनों में हमारे परिवार की सदस्य जैसी बन गई थी। मां उसे बेटी की तरह प्यार करती। मुझे भी उसके सान्निध्य में कभी बहन की कमी महसूस नहीं होती थी। कुछ ही दिनों के परिचय में मैं इतना जान गई थी कि बसु बेहद महत्वाकांक्षी है। उसमें आसमान को छूने की ललक है। जो कुछ अब तक जीवन में नहीं मिला था, उसे वह अब किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहती थी, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। एक दिन बसु बहुत खुश थी। पूछने पर उसने बताया कि शुभेंदु को दुबई में नौकरी मिल रही है। 50,000 प्रतिमाह तनख्वाह, मकान, गाड़ी, बोनस सब अलग। लेकिन शुभेंदु जाना नहीं चाहते। कह रहे हैं कि कभी तो यहां भी नहीं है। अच्छी गुजर बसर हो ही रही है। सिर ढको तो पैर उघड़ जाते हैं और पैर ढको तो सिर उघड़ जाता है। बसु ठठाकर हंसती थी। बच्चे बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे खर्चे भी बढ़ेंगे। इस मुट्ठी भर तनख्वाह से क्या होगा। फिर गंभीर स्वर में से मां बोली, चाची आप ही समझाइए इन्हें। ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। तुम भी जाओगी शुभेंदु के साथ? मां के चेहरे पर चिंता के भाव दिखाई दिए थे। नहीं, सबके जाने से खर्च ज्यादा होगा, बचत कहां हो पाएगी। यह सुन मां के मन का कच्चापन सख्त हो उठा। बोली, भरी जवानी में पति को अकेले विदेश भेजना कहां की समझदारी है। लेकिन बसु अपनी ही बात पर अटल थी। जवानी में ही तो इंसान 4 पैसे जोड़ सकता है। एक बार आमदनी बढ़ी तो जीवन स्तर भी बढ़ेगा। सुख सुविधा के सारे साधन जुटा सकेंगे हम। छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। शुभेंदु चुपचाप पत्नी की बातें सुनते रहे। बसु की धन लोलुपता के कारण अक्सर उनके आपसी संबंधों में कड़वाहट आ जाती थी। शुभेंदु तीव्र विरोध करते, अपनी सीमित आय का हवाला देते, पर बसु निरंतर उन पर दबाव बनाए रखती थी। आखिर शुभेंदु दफ्तर से इस्तीफा देकर दुबई चले गए। उनका फोन हमेशा ही घर आता था। उनकी बातों में ऐसा लगता था जैसे दुबई में उनका मन नहीं लग रहा है। बसु उन्हें समझाती, दिलासा देती। अपने परिवार से दूर नए लोगों के साथ तालमेल स्थापित करने में कुछ समय तो लगता ही है। 1 साल का ही तो प्रोजेक्ट है। देखते ही देखते समय बीत जाएगा।
शुभेंदु नियमित पैसा भेजने और बसु बड़ी ही समझदारी से उस पैसे को विनियोजित करती। कुछ ही दिनों में उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई। नोएडा में उन्होंने 200 गज का एक प्लाट भी खरीद लिया। एक दिन अचानक बसु निर्णयात्मक स्वर में बोली, पूरा दिन बोर होती रहती हूं, सोच रही हूं आधे प्लाट पर शेड डालकर एक छोटा सा बुटीक खोल लूं। बच्चे बहुत छोटे हैं बसु, उन्हें छोड़कर इतनी दूर कैसे संभाल पाओगी? बुटीक आने जाने में ही अच्छा खासा समय निकल जाएगा। मां ने अपने अनुभव से उसे सलाह दी, मैं तो हफ्ते में 2-3 दिन ही जाऊंगी, बाकी दिन काम रवि संभाल लेंगे कौन? रवि मां की भ्रिकुटियां तन गई, माथे पर बल पड़ गए मेरे राखी भाई। दरअसल उन्हीं के प्रोत्साहन से मैंने यह काम शुरू करने की योजना बनाई है, शुभेंदु से अनुमति ले ली है। मां ने पूछा। मां शुरू से ही शंकालु स्वभाव की थी, उन्हें इन राखी भाइयों पर विश्वास नहीं था। बसु ने मां को आश्वस्त किया था, चाची आप क्यों घबरा रही है? रवि शुभेंदु के भी परिचित है और शादीशुदा भी, मैं जानती हूं इस काम के लिए कभी मना नहीं करेंगे। वर्ष बाद शुभेंदु ने दिल्ली पहुंचते ही कई प्रतिष्ठित कंपनियों में अपना आवेदन पत्र भेजना शुरू कर दिया। साक्षात्कार के लिए उन्हें बुलाया भी गया। शुभेंदु की शिक्षा और खाड़ी देश के अनुभव को देखते हुए कंपनियां उन्हें मोटी पगार के साथ दुबई जैसी सारी सुविधाएं भी देने को तैयार थी। किंतु बसु नोएडा स्थित बुटीक को छोटे से कारखाने में बदलकर रेडीमेड कपड़ों के आयात निर्यात का काम शुरू करने की योजना बना चुकी थी। निर्यात किए गए माल की देखभाल करने के लिए बसु ने दुबई में एक ऑफिस खोलने की बात पर जोर दिया तो शुभेंदु घबरा गए, बोले, पेशे से इंजीनियर हूं, मैंने बिजनेस कभी नहीं किया है, मैंने जो कुछ कमाया है कहीं एक्सपोर्ट और दुबई ऑफिस के चक्कर में उसे भी ना गंवा दूं। लेकिन बसु को ठहराव से नफरत थी, उसे तो आंधी तूफान की तरह बहना और उड़ना ही रुचिकर लगता था। अपने रूपजाल से शुभेंदु को ऐसा दिग्भ्रमित किया कि वे भी मान गए नोएडा मेन कारखाने के नियंत्रण और संचालन का कार्यभार रवि ने अपने ऊपर ले लिया था। वह स्मार्ट तो था ही, चतुर भी था। पुलिस से लेकर राजनेताओं तक उसकी पहुंच थी। शुभेंदु को भी उसने आश्वस्त किया कि जब तक बसु बिजनेस संभालने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो जाती, वह तब तक बसु के साथ रहेगा। शुभेंदु निश्चिंत होकर दुबई चले गए। अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए बसु ने अपनी चाल ढाल बदली, वेशभूषा बदली, अंग्रेजी बोलना सीखा। रवि हमेशा साई की तरह उसके साथ रहता, उसे अपनी कार में बैठा कर ले जाता, शाम ढलने के बाद छोड़ जाता। कभी कभी रात में भी वो उसके घर ठहर जाता था, जब तक रवि घर से बाहर नहीं निकलता था। महल्ले वालों की निगाहें बसु के घर पर ही चिपकी रहती थी। महिलाएं बसु के विरुद्ध खूब विष उगलती, कैसी बेहया औरत है, अपने मर्द को विदेश भेजकर दूसरे मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। लोगों की आलोचनाएं मां को दंश सी पीड़ा देती। बेटी मानती थी वे बसु को, उदास मन से कहती, इसका यह बिजनेस प्रेम इसे कहीं का नहीं छोड़ेगा भैया, शुरू से ही इस लाइन में थे। अतः मां को दिलासा देते, बिजनेस बढ़ाने के लिए लोगों से मेलजोल बढ़ाना ही पड़ता है ना। बुरे ख्याल मन से निकाल दीजिए मां। फिर भी परेशान दिखती, मजबूत पांव उड़ान भरने के लिए लालायित रहते हैं। ये तो मैं भी समझती हूं, लेकिन परिंदे को इतना ध्यान तो रखना ही पड़ता है कि थक जाने पर पांव टिकाने लायक जमीन को न तरस जाए। भाभी भी मां का समर्थन करती, समाज का डर न सही, फिर भी क्या यह सब खुद अपने लिए ठीक है? पति है, बेटे हैं, रवि भी तो शादीशुदा है। बसु एक नहीं 2 गृहस्थियां बर्बाद कर रही है। तेरी तो मित्र है बसु, तू क्यों नहीं समझती उसे? मां ने मुझसे कहा तो मैं संकोच से घिर गई। किसी के निजी जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार मुझे नहीं है, किंतु मां और भाभी के बार बार उकसाने पर मैंने यह प्रसंग बसु के सामने छेड़ दिया था। सुनते ही बसु सुलग उठी थी। तू भी आ गई, लोगों की बातों में बस समझने की कोशिश कर। ये इस जमाने की सोने की लंका है, जिस पर सोने का मुलम्मा चढ़ा होता है, पर यह मुलम्मा उतरता है तो पीतल ही निकलता है। लेकिन मेरी बात उसके सिर के ऊपर से निकल गई थी। उसने तो हिमपात में घोंसला बनाने का संकल्प ले लिया था। कुछ महीनों बाद शुभेंदु दिल्ली लौटे, ढेर सारे उपहार लिए। जितने दिन दिल्ली रहे, रवि कम आता था। उन दिनों बसु भी अनमनी सी रहती थी।
ऐसा लगता जैसे वह बेसब्री से उनके लौटने की राह देख रही हो। शुभेंदु जितना उसके करीब आने की कोशिश करते, बसु उनसे उतनी ही दूर रहती थी। सहृदय, सरल स्वभाव वाले शुभेंदु एक पल के लिए भी समझ नहीं पाए थे कि कुछ अनर्थ घटने वाला है। बसु ने अपनी वाक्पटुता से बच्चों को भी हॉस्टल भेज दिया था। 3 हफ्ते रहकर शुभेंदु दुबई लौट गए। धीरे धीरे उनका बिजनेस पूरे दुबई में फैलता जा रहा था। शुभेंदु का दिल्ली बहुत कम आना हो पाता था। अब महीनों बसु का चेहरा भी दिखाई नहीं देता था। मां ने मेरे विवाह के बहाने उससे अपना मकान खाली करवा लिया था। वे नहीं चाहती थीं कि मेरी भावी ससुराल में किसी को इस बात की भनक भी लगे कि हमारा उठना बैठना बसु जैसी महिला के साथ है। बिजनेस के सिलसिले में जमती कॉकटेल पार्टियां और कॉकटेल के बीच उठते ठहाके। समय चुपचाप रिश्ता चला गया। चौंकी तो वह तब थी जब रवि का अंश उसकी कोख में पलने लगा था। हमारी शादी को अभी कुछ महीने ही हुए थे कि अतुल को 1 माह के टूर पर चेन्नई जाना पड़ा। मैं उस समय गर्भवती थी। कमरे में झांक कर देखा तो मां के पास बसु बैठी थी। मांग में सिंदूर, हाथों में लाल चूड़ियां, माथे पर लाल बिंदी। सभी सुहाग चिन्हों से सजी बसु ने जैसे ही रवि के साथ अपने ब्याह और गर्भवती होने की सूचना दी, मैं जड़ हो गई। उसके चेहरे पर कुतूहल था। मां ने बसु को घूरा, फिर मुझे निहारा। उसके सामने अब मेरा ठहरना उनके लिए असुविधाजनक हो गया था, जिसे बसु जैसी व्यवहार कुशल स्त्री भांप चुकी थी। अतः चुपचाप वहां से चली गई। न जाने क्यों चली आती है, महल्ले भर में इसकी चर्चा है। इसीलिए तो मैंने इसे तेरे ब्याह पर भी नहीं बुलाया था। कलंकिनी ने अपने पति को ही नहीं, अपने पितृकुल और ससुरकुल तक को कीचड़ में घसीट दिया। मां की बड़बड़ाहट शुरू हो गई। मैं अपने कमरे में आ गई। शुभेंदु का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। तिनका तिनका करके उन्होंने घोंसला बनाया, प्यार और विश्वास से सींचा, और यह मृगमरीचिका सी चिड़िया फुर्र से उड़ गई। सम्मान, गौरव, आभिजात्य, कोई भी बंधन इसे रोक नहीं पाया। जब सब कुछ मिल जाए तो उसकी अवमानना में ही सुख मिलता है। इन्हीं विचारों की गुत्थियों में उलझते सुलझते मैंने पूरी रात काट दी। एक दिन मैं मां और भाभी के साथ लॉन में बैठी सुबह की चाय का आनंद ले रही थी। भैया अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे कि तभी चीख पुकार, मारपीट के स्वर सुनाई दिए। नजर सामने के जंग खाए फाटक के भीतर चली गई, जहां टूटे फूटे पीले मकान में तमाम आलोचनाओं की केंद्र बसु अपने दूसरे पति के साथ रह रही थी। मैंने मां से उसके विषय में पूछा तो वे गहरी सांस भरकर बोली, यह सब तो रोज का काम है। पाप पेट में पलता है तो उसकी यही परिणति होती है। बस ये समझ ले, कारावास की सजा भुगत रही है। कुछ समय बाद भैया दफ्तर के लिए निकले ही थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो द्वार पर बसु की कामवाली घबराई हुई खड़ी थी। साथ में छोटी सी बच्ची भी थी। मां बेटी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। जब मैंने पूछा कि क्या हुआ तो कांपते स्वर में बाई ने बताया, बसु सीढ़ियों से गिर पड़ी है। तभी उसकी बच्ची बोल पड़ी, झूठ मत बोलो मां, बाबूजी ने धक्का दिया है, पीठ पर भी मारा है। अब बाई भी सच पर उतर आई थी। इंसान की शक्ल में भेड़िया है, भेड़िया। दिन रात गाली बकता है, दारू पीता है। बसु कहां है? मैंने पूछा। अस्पताल में है, बिटिया हुई है। मैंने बाई की बात सुनकर मां को बताया और फिर ऑटो करके हम अस्पताल पहुंच गई। बसु सरकारी अस्पताल के बिस्तर पर अकेली लेटी थी। मैंने जैसे ही उसके सिर पर हाथ फेरा, उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। पता नहीं ये आत्मग्लानि के आंसू थे या पश्चाताप के। पास ही झूले में लेटी उसकी बिटिया को गोद में उठाकर मैंने बसु से पूछा, रवि कहां है? व्यस्त होंगे, वरना जरूर आते। उसने बिना मेरी ओर देखे अपना मुंह दूसरी ओर मोड़ लिया। बसु मुझे धोखे में रखना चाह रही थी या खुद धोखा खा रही थी, पता नहीं, क्योंकि जिस रात बसु प्रसव पीड़ा से छटपटा रही थी, उस रात रवि अपनी पत्नी के साथ था। एक बार बसु ने बताया था कि अपने दोनों बेटों के प्रसव के समय शुभेंदु पूरी रात अस्पताल के कॉरिडोर में दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में चहलकदमी करते रहे थे। अपनी पत्नी या बच्चों की जरा सी भी पीड़ा वे बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। आज बसु खुद को कितना अकेला महसूस कर रही होगी। उधर रेगिस्तान में लू के थपेड़ों के बीच
शुभेंदु ने भी कितने अनदेखे दंश खाए होंगे। यहां भी उनके लिए मरुभूमि के अतिरिक्त क्या था। औरत विधवा हो या परित्यक्ता, पुनर्विवाह करने पर बरसों अपने पूर्व पति को भुला नहीं पाती। यादें कोई स्लेट पर लिखी लकीरें तो नहीं होती कि जरा सा पोंछने पर ही मिट जाए। सहज नहीं होता एक नीड को तोड़कर दूसरे नीड की रचना करना। बसु ने कैसे भुलाया होगा शुभेंदु को। अपने बच्चों की नोकझोंक, उठते बैठते शुभेंदु की बसु बसु की गुहार, क्या उसे पुराने परिवेश में लौट जाने के लिए बाध्य नहीं करती होगी, या फिर जानबूझकर शुभेंदु को भुलाने का नाटक कर रही है। वर्ष का अंतराल चुपचाप दरक गया। उन दिनों अतुल की अंशकालिक पोस्टिंग देहरादून हो गई। मैं नन्हे संभव को लेकर थोड़ा बहुत जरूरत का सामान लेकर देहरादून पहुंच गई थी। 6 महीने के लिए अतुल को देहरादून के अतिरिक्त मसूरी और सहारनपुर का भी अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। काम की व्यस्तता उन्हें हर समय घेरे रहती। ऐसे में घर गृहस्थी के हर छोटे बड़े काम को निबटाने का दायित्व मुझ पर आ गया था। एक दिन मैं अतुल के साथ फिल्म देखकर लौट रही थी, तभी सामने एक गाड़ी से एक स्मार्ट, आकर्षक व्यक्तित्व के व्यक्ति को उतरते देखा। हालांकि मैं उन्हें काफी समय बाद देख रही थी, फिर भी मैंने उन्हें तुरंत पहचान लिया। वे शुभेंदु थे। मन में संशय जगा कि शुभेंदु यहां कैसे। क्या दुबई का बिजनेस समेट दिया, या मन भर गया वहां की चकाचौंध और पैसा कमाने की लालसा से। फिर मन ही मन सोचा कि उकसाने वाली पत्नी ही साथ छोड़ गई तो क्यों भटकते फिरते उस रेगिस्तान में। चलो, देर से ही सही, अपनी आत्मशक्ति और पौरुष का इजहार तो किया उन्होंने, वरना तो सारी जिंदगी बसु के ही हाथों की कठपुतली बने रहे थे। अगली सुबह अतुल दफ्तर के लिए निकल ही रहे थे कि शुभेंदु का फोन आ गया। मैं अचरज में पड़ गई। इन्हें मेरा नंबर कहां से मिला? शायद टेलीफोन डायरेक्टरी से ढूंढ निकाला हो। तभी उनका हताश स्वर सुनाई दिया। चारू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, मैं कुछ देर बाद आपको फोन करती हूं। मैंने टालने की गरज से कहा और फिर फोन काट दिया। अतुल मेरे पास आकर खड़े हो गए थे। सब कुछ जानने के बाद उन्होंने मुझे समझाया, चारू, किसी की निजी जिंदगी से हमें क्या लेना देना, मिल लो उनसे। दफ्तर पहुंचकर अतुल ने अपनी गाड़ी मेरे पास भेज दी। मैंने संभव को आया के पास छोड़ा और कुछ ही देर में शुभेंदु के मसूरी रोड स्थित भव्य बंगले पर पहुंच गई। शुभेंदु बेहद गर्मजोशी से मिले। बेशकीमती सामान से सजे उस बंगले को देखकर मेरी आंखें चौंधिया गई। द्वार पर दरबान, माली और घर के अंदर दौड़ते नौकर, रसोइये। सामने वाली दीवार पर उन्होंने अपने परिवार का बड़ा सा चित्र टांगा हुआ था। साइड स्टूल, शोकेस पर हर जगह बसु के ही फोटो रखे थे। हंसती खिलखिलाती बसु, राजेश महेश को गोद में उठाए बसु, शुभेंदु के कंधों पर झूलती बसु, विदेशी पहनावा पहने हुए कैरियर वूमन बसु। घर के चप्पे चप्पे पर बसु का आधिपत्य था। शुभेंदु ने उसकी अनुपस्थिति में भी उसकी पसंद नापसंद का पूरा ध्यान रखा था। खिड़कियों पर आसमानी रंग के पर्दे, गमलों में सजे मनी प्लांट, जैसे किसी भी पल बसु आएगी और कहेगी कि शुभेंदु, देखो मैं उस दरिंदे को छोड़कर तुम्हारे पास लौट आई बसु। कैसी है शुभेंदु का स्वर मुझे कल्पना लोक से यथार्थ में लौटा गया था। नजरें उनके उदास चेहरे पर अटक गई। क्षण भर के लिए मुझे बसु के प्रति रवि का बर्बरतापूर्ण व्यवहार याद आ गया था। कदमकदम पर बेइज्जती, ताने उल्लाहने, गाली गलौज, मारपीट। क्या शुभेंदु कायर है जो अभी भी उसकी यादों को सीने से चिपकाए बैठे है? मान सम्मान सब कुछ तो ले डूबी है औरत। क्षमा प्रार्थी तो वह कदापि नहीं थी। क्या उत्तर देती? शुभेंदु के प्रश्न का बस इतना ही कहा था। मैंने बस यह समझ लीजिए, अपने की सजा भुगत रही है। इंसान जो बोता है वही काटता है। 6 माह की अवधि समाप्त हुई और हम दिल्ली लौट आए। न अब बसु से मेरा या मेरे परिवार का कोई संबंध रह गया था। मां और भैया भाभी सभी लखनऊ चले गए थे। शुभेंदु अक्सर फोन करते रहते थे, हर बार बसु के विषय में पूछते, लेकिन मैं सहजता से टाल जाती। क्या जवाब थे मेरे पास उनके प्रश्नों के? एक दिन अचानक बसु मेरे घर आ गई। गोद में मुस्कान थी। मन में प्रश्नों के नाक फन उठाकर खड़े हो गए कि क्यों आई है बसु यहां कहीं? रवि ने भी तो इसे नहीं निकाल दिया। हमेशा ही तो अश्लील भाषा में बात करता था इससे। प्रकृति का नियम है कि जीवन में हम जिन लोगों से दूर भागना चाहते हैं वे हमें उतना ही अपने पास खींचते हैं।
बसु के साथ मेरा रिश्ता भी तो ऐसा था, कुछ प्यार का, कुछ नफरत का, कुछ सहानुभूति का। मैंने उसकी खूब आवभगत की, कटाक्ष भी की। अपने सुखद गृहस्थ जीवन का रेखाचित्र खींचते हुए मैं उसे जताना चाह रही थी कि इंसान यदि अपनी इच्छाओं और कामनाओं पर नियंत्रण रखे तो जिंदगी सुख से कट जाती है। महत्वाकांक्षी होना बुरा नहीं, लेकिन उसके लिए रिश्तों को दांव पर लगाना सही नहीं। रिश्तों की चादर ओढ़कर भी सपनों को सच किया जा सकता है। बसु मेरी बातें चुपचाप सुनती रही, जैसे शतरंज का खिलाड़ी अपनी ढेर सारी चालों के बावजूद यकायक विपक्षी की एक ही चाल से मात खाकर उठ जाता है। कुछ ऐसा ही भाव लिए वह मुझे घूरती रही।